रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल सर्किट का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो किसी अन्य प्रकार की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे सेल कहते हैं। और सेल में कौन कौन सी क्वांटिटी डिफाइंड होंगी? टर्मिनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो हम लोग देखते हैं तीनों क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल को कैसे दिखाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से, रेजिस्टेंस को आर से, और इसे चारों तरफ से सर्किल कर देंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल को इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके एक्सटर्नल सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर को कनेक्ट कर दिया जाता है। किसको कनेक्ट किया जाता है? लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर को। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये लोड रेजिस्टेंस से होते हुए निगेटिव टर्मिनल पर इंटर करता है। सेल क्या होता है? क्या चार्ज का सोर्स होता है? नहीं, सेल चार्ज का सोर्स नहीं होता है, यह एनर्जी का सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है? एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये जो करंट आई निकला है ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके निगेटिव टर्मिनल पे इंटर करता है, और इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा। तो यह जो इलेक्ट्रिक सेल है यह एनर्जी देता है और इसमें दो चीज़ें एनर्जी खर्च करेंगी। कौन कौन सी? कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर को क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इस सेल के बाहर एक चीज़ हम लोग को और जानना चाहिए, जो सेल में बीच में गैप दिखाया है, ऐसा कोई गैप नहीं होता है, केवल सिंबल होता है। सेल तो ऐसा होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इसके भीतर इलेक्ट्रोलाइट रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रोलाइट। सेल कुछ ऐसा रहेगा, सेल कुछ ऐसा रहेगा। इसमें एक बर्तन में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इसमें दो इलेक्ट्रोड रहेंगे और इसके एक्सटर्नल सर्किट में एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा रहेगा। तो कह दिया जाए कि यहाँ क्या बीच में कोई गैप है? यहाँ बीच में कोई गैप नहीं रहता है, जैसा कि कैपेसिटर में बीच में गैप रहता है, और कैपेसिटर में दोनों इलेक्ट्रोड इक्वल साइज के होते हैं, लेकिन सेल में कहीं भी बीच में गैप नहीं होगा। तो दो चीज़ें हम लोग जानेंगे कौन कौन सी। इलेक्ट्रिक सेल में जो बीच में दिखाई दे रहा है कोई गैप नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है पूरा, बस इसका सिंबल है। इसी सेल को इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरा चीज, यह चार्ज का सोर्स नहीं है, एनर्जी का सोर्स है। किसका सोर्स है? एनर्जी का। अब इसमें दो सर्किट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। एक है एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ सेल के बाहर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी सर्किट है सबका सब कौन सा सर्किट है? एक्सटर्नल सर्किट। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट। और सेल के भीतर जो सर्किट रहेगा इसे बोलेंगे इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट क्या बोलेंगे? इंटरनल सर्किट। तो यहां से सेल के बाहर जैसे ही निकलेंगे तो सारा एक्सटर्नल सर्किट हो जाएगा, और इसके बाहर जितना भी रेजिस्टेंस होगा सबको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यह सेल एनर्जी देता है और यह एनर्जी खर्च करता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ एनर्जी खर्च करता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में एक कंप्लीट पाथ पर घुमाने में जो वर्क डन किया जाएगा, यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में यहां से लेकर के यहां तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल। हैंस अगर टर्मिनल पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करना है तो V इक्वल टू हो जाएगा W एक्सटर्नल अपान Q। अगर Q चार्ज को इसके एक्सटर्नल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या है? W एक्सटर्नल अपान Q। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किल में एक बार मूव कराने में जो वर्क डन किया जाएगा उसे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कैपिटल ई कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे?
या एक्सटर्नल सर्किट के साथ साथ इंटरनल सर्किट भी इंक्लूड होगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल अपॉन Q। हेंस अगर हमें V डिफाइन करना है तो V केवल यहां से लेकर के यहां तक होगा, लेकिन E डिफाइन करना हो तो यहां से लेकर के पूरा एक्सटर्नल सर्किट में और प्लस इंटरनल सर्किट में जितना वर्क डन किया जाएगा यूनिट चार्ज को ले जाने में, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें I करंट चल रहा है तो I करंट अगर यहां से लेकर के एक्सटर्नल सर्किट में केवल चल रहा है तो उसके पाथ में कौन सा आएगा, केवल कैपिटल R आएगा। तो अगर हम लोग कैपिटल, अगर एक्सटर्नल सर्किट में देखा जाए तो रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। तो अगर V को हम लोग डिफाइन कर दें यहां से तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। लेकिन अगर हम लोग E को डिफाइन करें यहां से, E को फाइंड करें तो यही करंट I पूरे सर्किट में चलेगा, तो I तो करंट सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट का भी रेजिस्टेंस होगा और प्लस इंटरनल सर्किट का भी, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहां से कैपिटल जब भी V लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल तो केवल एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस लेंगे, और जब भी E लेंगे तो एक्सटर्नल सर्किट के साथ साथ इंटरनल सर्किट का भी रेजिस्टेंस लेंगे, E इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो V और E में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट में। एक में चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाते हैं E के लिए, और एक में चार्ज को केवल एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराएंगे, इंटरनल सर्किट में नहीं। अगर इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना, एक और चीज बचा हुआ है भी, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पे दो टर्मिनल लगे रहेंगे और भीतर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और ये सेल है, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन होगा टर्मिनल पोटेंशियल, और चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा यूनिट चार्ज को, वह क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो इसका घोल है इलेक्ट्रोलाइट का, इसमें जब चार्ज चलता है तो इसके पाथ में, मान लीजिए एक जैसे इलेक्ट्रोलाइट होगा कोई भी, जैसे कॉपर सल्फेट हो सकता है, AgNO3 हो सकता है, तो ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें भरे हुए हैं, जब चार्ज इसमें मूव करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट इसके पाथ में रुकावट उत्पन्न करेंगे, और उसी रुकावट को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। घोल द्वारा चार्ज के पाथ में या करंट के पाथ में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल r द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैपिटल R द्वारा, और इसके भीतर जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसे स्मॉल r द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, का दे टर्मिनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग। रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, यह एनर्जी देगा, कितना एनर्जी देगा, W इक्वल टू हम लोग जानते हैं VIT होता है, VIT, लेकिन इसका पोटेंशियल कितना है, E। तो W इक्वल टू यह खर्च करेगा W1 और प्लस W2। इसको ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पे कोई देने वाला है और यह दोनों क्या है, लेने वाले हैं। अगर बाहर कई रेजिस्टेंस रहता तो सभी लेते। मान लिया जाए यहाँ पे 100 रुपया दे रहा है और ए जा करके कितना ले लिया, 80 रुपये ए ले लिया, तो 20 रुपये लेगा, 20 रुपये लेगा। ऐसे ही ये एनर्जी जब देगा तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। तो ई यहाँ से कितनी एनर्जी दी जाएगी, अगर करंट आई है तो VIT से या EIT एनर्जी ये देगा। ये कितना खर्च करेगा, इसमें भी आई करंट जाएगा। तो यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल एज्यूम कर लेते हैं कि V है, क्या है, V है। तो लिखेंगे VIT प्लस W2 कितना होगा, यहाँ पर भी, यहाँ का भी तो ये भी, ये कितना एनर्जी ले, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफाइन तो है नहीं लेकिन करंट मालूम है, तो I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो यह एनर्जी कितना देगा, EIT एनर्जी देगा। इस एनर्जी के ये दोनों बांट लेंगे। अगर यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल V है तो क्या लिखेंगे, VIT। यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल क्यों नहीं दे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, जहां तक कंडक्टिंग वायर लगा रहेगा वहां पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल का ड्रॉप कौन करेगा? रेजिस्टेंस। अगेन इधर भी कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ये भी कौन सा कंडक्टिंग वायर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे दिखाया गया है। अब इन तीनों में I इंटू टी, आई टी, एक I और T कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? V प्लस I इंटू आर। इसका मतलब जो यह पोटेंशियल दे रहा है ये दोनों भागों में बढ़ जा रहा है, कुछ ये पोटेंशियल ले लेगा, कुछ यह कितना पोटेंशियल ले लेगा V, और ये कितना पोटेंशियल लेगा I इंटू आर। तो यह सेल के EMF, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन है। ये कब अप्लाई, अगर V को हम लोग फाइंड करें, V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से E माइनस आई इंटू आर। V इक्वल टू क्या होगा? E माइनस आई इंटू आर। ये तब अप्लाई किया जाएगा इक्वेशन जब सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है, लेकिन जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो बाद में उसे क्या किया जाता है? चार्ज भी किया जाएगा। तो चार्ज कैसे करेंगे? इसको चार्ज करने के लिए इससे बड़े सेल को लगाएंगे जो इसमें करंट भेज सके। हेंस अगर कोई सेल है EMF E का और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का, और इसे चार्ज करना हो, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक बड़े सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये करंट इसमें सप्लाई करेगा। अब करंट ये नहीं भेजेगा, बड़ा वाला सेल अधिक EMF का सेल कम EMF के सेल को चार्ज करेगा। क्या करेगा? चार्ज करेगा। एक बड़ी बैटरी यहाँ पे जोड़ देंगे जो इसको चार्ज कर सके। तो यहाँ पे अब जो ये फार्मूला हो जाएगा वह E ना होकर के क्या हो जाएगा? E माइनस आई इंटू आर ना होकर के V इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर हो जाएगा। ये तब यूज करेंगे जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, ये तब यूज करेंगे जब सेल को चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल E से कम होगा जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, लेकिन इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल अधिक हो जाएगा अगर इसको चार्ज किया जाए। क्या किया जाए? चार्ज किया जाए। नेक्स्ट अगर कह दिया जाए कि अगर सेल ओपन हो, सेल क्या हो? ओपन हो, मतलब यहां पे इसको कट कर दिया जाए, केवल सेल ऐसे हो, कहे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा? तो अगर हम लोग फाइंड करें तो यहां से चलते हैं A से और कहां तक? B तक। तो यहां से यहां तक चलेंगे तो किरचॉफ लॉ लगा देंगे, तो VA माइनस I, इस समय अभी सर्किट क्या है? ओपन है। अगर सर्किट को ओपन कर दिया जाए, केवल सेल यहां से यहां तक है, ये किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, इसका सर्किट ओपन है, तो इन दोनों इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो यहां से चलना शुरू करते हैं, VA माइनस करंट क्या है? 0, तो I इंटू आर, स्मॉल r, और अगेन माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस E, और कहां पे जाके रुक रहे हैं? VB पर। एक किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, अभी हम लोग जाने किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है। तो A से चलते हुए B तक आ गए, VA माइनस I 0 इंटू आर, और ये प्लस E इक्वल टू VB। तो यहां से VA और प्लस E इक्वल टू क्या हो जाएगा? VB। तो E इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA, और VB माइनस VA क्या हो जाएगा? पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस सेल। इसका मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल है वह सेल के EMF के इक्वल भी हो सकता है अगर सेल का सर्किट ओपन हो। नेक्स्ट एक और ये सेकेंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी? जब सेल को चार्ज किया जाए तो V की वैल्यू E से अधिक हो जा रही थी। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर सेल का सर्किट ओपन हो तो V की वैल्यू E के इक्वल होगी। थर्ड कंडीशन क्या होगा? अगर इसे शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट सर्किटेड करने का मतलब क्या होगा? जो सेल है उसमें कोई रेजिस्टेंस न लगाकर उसके दोनों टर्मिनल्स को एक कंडक्टिंग वायर द्वारा ऐड कर दिया जाए। किसके द्वारा ऐड कर दिया जाए? कंडक्टिंग वायर द्वारा ऐड कर दिया जाए। ये E है, ये क्या स्मॉल r है, तो यहाँ पे करंट देखेंगे तो I मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है, R इक्वल टू क्या है? 0। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग 0 कर दिए, इसको तो हम लोग हटा नहीं सकते हैं,
क्योंकि इसको हटाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट, सेल के इलेक्ट्रोलाइट को हटाना पड़ेगा, तो सेल ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से कह दीजिए जो I जाएगा, I इक्वल टू E अपान एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस 0 और प्लस इंटरनल सर्किट का रेजिस्टेंस A। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू ऑब्टेंड होती है वो मैक्सिमम ऑब्टेंड होती है, I मैक्स इक्वल टू E बाई R। तो अगर सेल, ये थर्ड कंडीशन है, सेल शॉर्ट सर्किटेड है तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। अब हम लोग एक रिलेशन और देख लेते हैं, कैपिटल R, E एंड V में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सेल गिवन है, ये E है, ये R है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कैपिटल V है। तो यहाँ पे अगर करंट I लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, करंट I लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो I इक्वल टू, अगर एक्सटर्नल सर्किट को लेंगे तो V बाई R हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में केवल R आएगा। लेकिन I इक्वल टू अगर E के टर्म में लिखेंगे तो E बाई टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस लेंगे, कैपिटल R, क्योंकि करंट एक्सटर्नल सर्किट में भी चलेगा, और स्मॉल r भी लेंगे क्योंकि करंट इंटरनल सर्किट में भी चलेगा। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर आपस में इक्वेट कर दिया जाए, क्योंकि दोनों I ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब V लिखेंगे तो केवल, जब V के टर्म में I को रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस लेंगे, और जब E के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल सर्किट का भी रेजिस्टेंस ले लिया जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से V अपान R इक्वल टू हो जाएगा E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर कर लेते हैं, R प्लस R अपान कैपिटल R इक्वल टू V को यहाँ पे कर लेते हैं E अपान V, R बाई R अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू E बाई V। तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस R बाई R इक्वल टू E बाई V। तो क्या करते हैं, इसको 1 को इधर ले जाते हैं, स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू E बाई V माइनस 1, तो कैपिटल R को उधर कर देते हैं, E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग E, V और कैपिटल R के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। और जो थर्ड क्वांटिटी है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं और ये सेल है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वजह से लगता है। इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है, जैसे हम लोग एक्सटर्नल कोई वायर होता था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता था A और लेंथ क्या होता था L, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L बाई A लिखते थे। सिमिलरली वैसे ही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू C L बाई A लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, L क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, कैपिटल A क्या है, वह एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, जो सिंक है इलेक्ट्रोलाइट में वह। तो कैपिटल R किसी वायर का रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L बाई A होता है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है C इंटू L बाई A होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है, सब्सटेंस ऑफ वायर होता है, और C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो कह दिया जाए यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा किस पे डिपेंड करेगा, C पर, कंसंट्रेशन पे। अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो R बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हो गाढ़ा कर दिया जाए तो उसमें चार्ज होगा, चार्ज के पाथ में रुकावट ज़्यादा आ जाएगा। अगर ये गाढ़ा हो जाए, C बढ़ जाए, तो चार्ज के पाथ में रुकावट अधिक होने की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होगा उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगेन लेंथ, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाएगा तो चार्ज को ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जाने में चार्ज को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो उसके पाथ में ज़्यादा रुकावट आएगा। ज़्यादा रुकावट आने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा से ज़्यादा डुबा दिया जाए इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाए। क्यों, क्योंकि चार्ज को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा, तो चार्ज आसानी से आकर कलेक्ट होते रहेंगे, तो दो चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स कम से कम हो जाएगा।
इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या जो V होता है, E होता है, EMF ऑफ सेल, वो भी L C पे डिपेंड करेगा, L पे डिपेंड करेगा A पे। यह C जो होता है केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये CL A पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जो E होता है वो CL A पे डिपेंड नहीं करेगा, यह इलेक्ट्रोलाइट के नेचर और इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करेगा, केवल R, CL और A पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्या है, किरचॉफ्स लॉ। अगर हम लोग इस पे क्वेश्चन करें तो दे दिया रहेगा हमें यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 वोल्ट दे दिया रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल 10 वोल्ट दे देगा, इसमें करंट दे देगा I इक्वल टू 2 एम्पियर, और यहाँ पे कहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम है। क्या देगा, EMF बताइए इसका, इसको एज्यूम कर लिया जाए। यहाँ पे 3 वैल्यू गिवन है, यहाँ पे कौन कौन सा, सर्किट में करंट दिया है 2 एम्पियर, यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल दे देगा V या R दे देगा तो भी हम लोग V फाइंड कर लेंगे, और कहेगा इसका EMF फाइंड कीजिए। तो इस समय चार्जिंग हो रहा है, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, और V इक्वल टू क्या लिखेंगे, E माइनस आई इंटू आर। तो यहाँ V की वैल्यू कितना गिवन है 10, E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, E हमें मालूम नहीं है, माइनस आई की वैल्यू क्या है 2 इंटू आर की वैल्यू कितना है 0.5, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस 1, तो यहाँ से E की वैल्यू कितना हो जाएगा 11 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी वैल्यू देगा, हो सकता है कि कभी V को पूछ ले, E, I और R को दे दे, हो सकता है कि दो कंडीशन दे दे इसमें, एक बार करंट को 2 एम्पियर बना दे, एक बार 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर बना दे, और यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दे और तब E को पूछे, तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उस समय क्या पूछेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लिया जाए यहाँ पे पहले R इक्वल टू 10 ओम अप्लाई किए, तो इसमें करंट है 2 एम्पियर, और R इक्वल टू 15 ओम अप्लाई कर दिए, तो इसका रेजिस्टेंस करंट कितना हो गया 1.5 एम्पियर। तो कहेगा कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है वह, और जो E है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करें। तो दो इक्वेशन इसी से बना लेंगे और दोनों को सॉल्व करके E और R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं। किरचॉफ्स लॉ ये क्या होते हैं, किरचॉफ ने जैसे जो सिंपल सर्किट होता है उसका एनालिसिस हम लोग ओम्स लॉ से कर सकते हैं, उनमें हम लोग करंट ओम्स लॉ से फाइंड कर लें। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उनके एनालिसिस के लिए ओम्स लॉ का एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए किरचॉफ ने कॉम्प्लेक्स सर्किट के एनालिसिस के लिए दो लॉ दिए। पहला लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी जंक्शन पे कुछ करंट्स मिल रहे हैं I1, I2, I3, I4 एंड I5, I4, I2, I5 ले लेते हैं। अगर कि इसे जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन का मतलब जहां पे कई वायर एक दूसरे से मिले उन्हें क्या बोलेंगे, जंक्शन। क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ सिग्मा I इक्वल टू 0 है, मतलब जंक्शन पे मिलने वाले सभी करंट का जो सम होगा वह 0 हो जाएगा। लेकिन इस रूल का एप्लीकेशन करते समय जो करंट जंक्शन की ओर आएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और जो इससे दूर जाएगा वो निगेटिव। तो कौन कौन से करंट जंक्शन की ओर आ रहे हैं, I1 पॉजिटिव हुआ, यार इधर इसकी डायरेक्शन इधर है, जंक्शन की ओर आ रहा है। I2 भी जंक्शन की ओर जा रहा है तो प्लस I2, I3 भी जंक्शन की ओर आ रहा है प्लस I3। लेकिन दो करंट I4 और I5 जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, माइनस को इधर भेज देते हैं, I4 प्लस I5। इसका मतलब जंक्शन की ओर आने वाले करंट का, जंक्शन की ओर आने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम
जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। और कहता है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस्ड है, तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल टी टाइम तक करंट आ रहे हैं और जितने समय तक आएंगे उतने समय तक इससे दूर जाएंगे जंक्शन से। तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q1 अपान टी, I2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, Q2 अपान टी, ये क्या हो जाएगा Q3 अपान टी, I4 क्या हो जाएगा Q4 अपान टी, I5 क्या हो जाएगा Q5 अपान टी। टाइम तो सब में सेम होगा, जितने समय तक ये करंट आएगा उतने समय तक ये। तो हम लोग क्या करते हैं, टी को कॉमन कर लेते हैं 1/t को। 1/t जब कॉमन हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 1/t कॉमन कर लें Q4 प्लस Q5, टी 1/t कैंसिल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5। इसका मतलब जितना चार्ज जंक्शन की ओर आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर जाएगा। इसका मतलब चार्ज में कोई घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं हुआ, कोई डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ होगा वो किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पे। किस पे है, चार्ज कंजर्वेशन पे। फॉर एग्जांपल इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं गिवन रहेगा। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और यहाँ पे गिवन रहेगा I, कहेगा I की वैल्यू फाइंड कीजिए। इसमें I की वैल्यू कितनी होगी, तो दो जंक्शन यहाँ पे दिए हैं A एंड P एंड Q। दो जंक्शन कौन कौन से दिए हैं, P एंड Q। तो सबसे पहले P पे अगर हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो कितने करंट जंक्शन की ओर जा रहे हैं, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, इन दोनों की डायरेक्शन इधर है। तो 2 और 3, और कितना इससे दूर जा रहा है, एक ही जा रहा है 1 एम्पियर। इसका मतलब इधर एक करंट और जाएगा, I1 एज्यूम कर लेते हैं। I1 नहीं पूछा हमसे, I पूछा है। कितना पूछा है, I। अब I की डायरेक्शन नहीं गिवन रहेगा, वो अपने आप पता चल जाए किधर होगा। तो कह दिया जाए यहाँ पे 2 एम्पियर और 3 एम्पियर जंक्शन की ओर जा रहे हैं, तो 5 एम्पियर करंट जंक्शन की ओर जा रहे हैं और 1 एम्पियर इससे दूर जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ एम्पियर इधर जा रहा होगा, क्योंकि 5 आ रहा है, एक ही दूर जा रहा है, तो कुछ और दूर जाएगा यहाँ पे। तो 1 प्लस I1 इक्वल टू, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा I1, तो 4 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा I1। तो 4 एम्पियर करंट इधर जा रहा है। अब जंक्शन Q पे क्या लिखेंगे, I1 करंट इसकी ओर जा रहा है प्लस 2 एम्पियर भी इसकी ओर आ रहा है, लेकिन 3 एम्पियर इससे दूर जा रहा है, 3 एम्पियर इससे दूर जा रहा है। अब हमें I की डायरेक्शन मालूम नहीं, तो प्लस I लिख देते हैं। प्लस I लिखने का मतलब हम लोग क्या किए, इससे दूर ले गए। अगर इससे दूर नहीं जा रहा होगा, इसकी ओर आ रहा होगा, तो इसका साइन निगेटिव आ जाएगा। जो पूछा है उसकी कोई एक डायरेक्शन जरूर ले लेंगे। अगर हम इससे दूर जाता हुआ दिखाएं और ये पॉजिटिव आया तो ठीक है, लेकिन निगेटिव आ जाए तो इसके अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ I1 की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, 4 एम्पियर प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस I। तो यहाँ से 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा I, तो 3 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा I। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट होगा 3 एम्पियर होगा। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ को भी देखते हैं किरचॉफ के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में E1, E2, यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1, कौन सा रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1, R2, R3। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किसी भी क्लोज सर्किट में सभी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस, किसी भी क्लोज सर्किट में, एज्यूम करें पूरा क्लोज सर्किट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसी भी क्लोज सर्किट में सभी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इनसे कौन कौन से, रेजिस्टेंस, सेल, रेजिस्टेंस और सेल, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। इनके अक्रॉस पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इस रूल को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुछ साइन का यूज करेंगे रेजिस्टेंस में और सेल में। रेजिस्टेंस में साइन का, हम इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं करंट की डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ऐसे अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकर सॉल्व कर रहे हैं और करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हमारा लिया गया डायरेक्शन सही है। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं
और करंट निगेटिव आ जाता है तो हमारा लिया गया डायरेक्शन गलत है। मतलब अगर ऐसे एक डायरेक्शन लेकर सॉल्व किए माइनस आ गया तो समझ जाएंगे डायरेक्शन ऐसे होगा। रूल क्या होता है, जब हम लोग रेजिस्टेंस में चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो निगेटिव साइन लेते हैं। रेजिस्टेंस में अगर करंट की डायरेक्शन, मान लीजिए करंट इधर हम ले लिए हैं, हम क्लॉकवाइज चल भी रहे हैं, तो जब हम चलेंगे तो करंट भी इधर जाएगा, हम भी इधर चलेंगे। तो अगर रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव साइन लेंगे। तो करंट को हम ऐसे लिए क्लॉकवाइज, तो इसमें चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, I इंटू आर होता है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस I इंटू R1, फिर यहाँ पे माइनस I इंटू R2। चलते चलते यहाँ पर सेल में क्या होगा, सेल में जहाँ पे जाकर रुकेंगे उसका साइन लिखेंगे, प्लस, जैसे हम चलते हुए यहाँ प्लस है, माइनस पे रुकेंगे तो माइनस लिखेंगे, माइनस E2। फिर हम सेल में चलेंगे, करंट ऐसे, फिर हम रेजिस्टेंस में चलेंगे, करंट ऐसे आ रहा है तो हम भी ऐसे चलेंगे और करंट भी ऐसे आ रहा है, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस I इंटू R3। और फिर यहाँ पे माइनस से प्लस से किस पे जा रहे हैं, माइनस, सॉरी माइनस की किस पे जा रहे हैं, प्लस पे, तो प्लस E1 इक्वल टू 0, प्लस E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर किरचॉफ का सेकेंड लॉ यूज करेंगे तो जब हम लोग रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव साइन लेंगे, और सेल का साइन कैसे लेंगे, जिस टर्मिनल पे आके रुकेंगे, जैसे प्लस से माइनस पे रुक रहे थे तो माइनस लिखे हैं, यहाँ माइनस से प्लस पे रुक रहे हैं तो प्लस लिख रहे हैं। तो ये था किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसके यूज से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डिटेक्शन करता है, ओनली डिटेक्शन, नॉट मेजरमेंट, नॉट मेजरमेंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बस ये बता देगा कि करंट है या नहीं, लेकिन कितना एम्पियर करंट चल रहा है ये नहीं बताएगा। और इसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी द्वारा। जी जहां भी लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे क्या गिवन है, गैल्वेनोमीटर गिवन है। क्या गिवन है यह बता, जैसे हम टेस्टर द्वारा देख लेते हैं करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी एक प्रकार का टेस्टर ही है जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कहीं पर भी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट चल रहा है कि नहीं, लेकिन इसके द्वारा ये नहीं चेक कर पाएंगे कि कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है फाइनाइट होता है, कुछ वैल्यू होती है। अब गैल्वेनोमीटर के बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, अमीटर आएगा। गैल्वेनोमीटर के बाद क्या आएगा, अमीटर। अमीटर, अमीटर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करेगा, एग्जैक्टली बता देगा कि कितना एम्पियर करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये तो केवल डिटेक्शन कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, मेजरमेंट कर देगा, बता देगा कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और इसे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, अमीटर। अगर कहीं पर एम ए लिखा है तो समझ जाएंगे मिली एमीटर दिया है, और कहीं पर अगर म्यू ए लिखा है तो समझ जाएंगे माइक्रोमीटर गिवन है। और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसकी विशेषता क्या होगी, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका तो फाइनाइट होता है लेकिन इसका बहुत कम होता है। और इसको अगर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें कैपिटल ई सेल द्वारा एक्सटर्नल सर्किट में आर में करंट भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे आई करंट चल रहा है। अब करंट मान लीजिए कोई सर्किट है तो इसमें करंट मेजर करने के लिए अमीटर लगाना पड़ेगा। सेल तो वही है, रेजिस्टेंस भी वही है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट में अमीटर ऐड करेंगे जिससे कि ये बता दे कितने एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। क्या अब भी फ्लो करेगा, आइडियल अमीटर रहता तो आई करंट अब भी फ्लो करता है, लेकिन आइडियल अमीटर तो है नहीं, कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस रहेगा। एज्यूम कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर ए है, इसका रेजिस्टेंस आर है, हालांकि ये बहुत कम होगा। तो यहाँ पे करंट आई ना होकर के क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों सिचुएशन में क्या करंट सेम होगा या डिफरेंट होगा। यहाँ पे करंट I लिखेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से
ई बाई आर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बाई आर। लेकिन यहाँ पे करंट I1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल तो वही है, ई बाई आर प्लस आर ए हो जाएगा, आर प्लस आर ए। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी इसमें जो करंट फ्लो करेगा इससे थोड़ा सा कम फ्लो करेगा। तो जब भी अमीटर का यूज करके किसी सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब भी अमीटर का यूज करके किसी सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो इसकी रीडिंग आएगी वह एक्चुअल करंट से क्या होगा, कम होगा। ये एक्चुअल करंट है, ई बाई आर है, और ये रीडिंग है किसका, अमीटर का, तो यह ई बाई आर प्लस आर ए आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू इससे थोड़ी सी क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर कोई अमीटर 1 एम्पियर का करंट बता रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे उस सर्किट में 1 एम्पियर से थोड़ा अधिक करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसमें हम लोग परसेंटेज एरर देखें, परसेंटेज एरर कितना है इसमें, तो लिखेंगे डेल्टा आई अपान आई इंटू 100, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो डेल्टा आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई माइनस I1 अपान आई इंटू 100। परसेंटेज एरर कैसे फाइंड कर, डेल्टा आई अपान आई, तो आई डेल्टा आई का मतलब इनिशियल करंट माइनस फाइनल करंट अपान इनिशियल करंट इंटू 100। इनिशियल करंट कितना है, आई इक्वल टू ई बाई आर, इसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, आई अपान आई माइनस I1 अपान आई इंटू 100 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस I1 अपान आई इंटू 100। इसको और भी अगर आगे बढ़ाए तो क्या ऑब्टेंड होगा हमें, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर यहां से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, 1 माइनस I1 की वैल्यू कितना है, ई बाई आर प्लस आर ए अपान ई अपान आर, ये ई और ई कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 है, तो बचेगा कितना यहां पे 1 माइनस ये आर ऊपर चला जाएगा, आर अपान आर प्लस आर ए इंटू 100, 1 माइनस आर अपान आर ए इंटू 100। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आर प्लस आर ए, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस आर ए माइनस आर इंटू 100, आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर ए अपान आर प्लस आर ए इंटू 100। ये परसेंटेज एरर होगा, क्या होगा, अगर यही आइडियल अमीटर रहता तो आर ए जीरो होने की वजह से परसेंटेज एरर क्या हो जाता है, जीरो। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि जब अमीटर से किसी करंट का मेजरमेंट करेंगे तो कितना परसेंटेज एरर है, क्या करेंगे, आर ए अपान आर प्लस आर ए इंटू 100। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट आएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करेगा, जिसे हम लोग वोल्ट मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में V द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और वोल्ट मीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के एक्रॉस, और इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। अमीटर का तो बहुत कम होता है लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। और अगर आइडियल अमीटर ले लिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है, आर वी इक्वल टू क्या माना जाएगा, इनफाइनाइट। तो और इसके द्वारा अगर किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर सीरीज में ऐड कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस अधिक होने की वजह से करंट को जाने ही नहीं देगा। तो किस में ऐड करेंगे, पैरेलल। जैसे अमीटर को यहाँ पे ऐड करेंगे सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर को यहाँ पे ऐड करेंगे पैरेलल में। किसमें, पैरेलल में। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लेते हैं। इसमें इस समय आई करंट फ्लो कर रहा है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वी है, तो यहाँ वी इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई इंटू आर लिख देंगे। अगर इस समय इसमें करंट आई चल रहा हो और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी हो तो वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इंटू आर। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इस अमीटर को ला करके वोल्ट मीटर को ला के पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर देंगे तो ए हो जाएगा आर, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर वी जोड़ देंगे
तो इसमें जो आई करंट जा रहा था, आई में से एज्यूम कर लेते I1 इसमें चला गया आर में, और कुछ करंट, क्योंकि एग्जैक्टली आइडियल तो हम लोग वोल्ट मीटर लेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करंट इसमें जा रहा होगा, तो आई करंट में से I1 करंट इसमें चला गया, तो इसमें कितना बच जाएगा I माइनस I1, एज्यूम कर लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है RV है, रेजिस्टेंस क्या है RV है। यहाँ पे जो I है यहाँ पर भी I जा रहा है, I में से I1 इसमें चला गया, I माइनस I1 इसमें चला गया, यह दोनों RV और R दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इक्वल होगा, यहाँ पे V डैश लिखेंगे तो I1 इंटू आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा I1 इंटू आर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा I माइनस I1 इंटू RV, क्या लिखेंगे RV। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, और एक इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड। अब देखना जरा, अगर हम लोग इसको और इसको ले लें तो V अपान V डैश इक्वल्स टू, इस फर्स्ट इक्वेशन को V इक्वल टू I इंटू आर को ले लिया जाए इसको, और V डैश इक्वल टू क्या ले लिया जाए I1 इंटू आर ले लिया जाए, I1 इंटू आर, और डिवाइड कर दें तो V बाई, इसको V1 एज्यूम कर लेते हैं, V बाई V1 इक्वल टू, V की वैल्यू कितना है I इंटू आर, V1 की वैल्यू कितना है I1 इंटू आर, तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो V बाई V1 इक्वल टू हो जाएगा I बाई I1, I बाई क्या हो जाएगा I1। इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर लेते हैं, ये सेकेंड है, तो यहाँ से V इक्वल टू I इंटू आर, यहाँ से V1 इक्वल टू I1 इंटू आर लेकर के हम लोग AR रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, अगर इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से क्या मिलेगा I1 इंटू आर इक्वल टू I माइनस I1 इंटू RV। जैसे यहाँ पे I अपान I1 फाइंड किए, वैसे ही यहाँ से भी I अपान I1 फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले I1 R अपान RV से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू I माइनस I1, तो यहाँ से क्या करते हैं I1 को इधर लाते हैं, तो I R अपान RV इक्वल प्लस I1 इक्वल टू I, इन दोनों में I1 कॉमन है, I1 कॉमन कर लेंगे तो R अपान RV और प्लस 1 इक्वल टू I आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या करते हैं I को उधर कर देते हैं, तो R अपान RV और प्लस 1 बराबर I अपान क्या लिखेंगे I1, क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से अगर हम लोग फाइंड करें तो ये भी I अपान I1 है, ये भी I अपान I1, इसका मतलब V अपान V1 इक्वल टू हो जाएगा R अपान RV और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ये हम लोग क्यों फाइंड किए इतना, ताकि हम लोग ये फाइंड कर लें कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अक्रॉस तो उसमें एरर कितना आएगा, क्यों, क्योंकि जिस प्रकार अमीटर एक्चुअल करंट से कम करंट को बताएगा, उसी प्रकार वोल्टमीटर भी एक्चुअल वोल्टेज से कम वोल्टेज को मेजर करेगा। जैसे अगर वोल्टमीटर 10 वोल्ट मेजर कर रहा है तो एक्चुअल वोल्टेज जो होगा 10 से थोड़ा सा अधिक होगा। तो परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे, एरर कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा V अपान V इंटू 100, डेल्टा V अपान V का मतलब इनिशियल कितना था V माइनस V1 अपान V इंटू 100, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, V अपान V माइनस V1 अपान V इंटू क्या करेंगे 100, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस V1 अपान V इंटू 100। तो यहाँ से जब डिवाइड कर लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा R अपान RV प्लस 1 और फिर क्या बचेगा 100। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कौन सी पोटेंशियल था, सेकेंड पोटेंशियल था, तो V अपान V1। यहाँ से फाइनली जब हम लोग इसको डिवाइड करके फाइंड करेंगे तो कितनी वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो जाएगी, R अपान RV इंटू 100, लगभग इतना अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। तो हम लोग इससे परसेंटेज एरर भी फाइंड कर सकते हैं वोल्टमीटर में, किसमें, वोल्टमीटर में। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करेंगे, कैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करेंगे, साथ ही साथ सेल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में।